आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दिल्ली में हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात वज़ीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से क्यों हुई और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से भी उनकी मुलाकात क्यों हुई, इसके बारे में मैं बात करूँगा। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक रियासत है नागालैंड, बहुत छोटी सी रियासत है। वहाँ पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में फर्दर एक्सटेंड करके 6 महीने के लिए पूरे के पूरे नागालैंड को फिर से डिस्टर्ब करार दिया गया है और होम मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा है कि हालात बहुत संगीन हैं। इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर मुख्तसर तरीके से मैं बात करूंगा। मेरा नाम जफ़र चौधरी है। मनोज सिन्हा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में हैं। दिल्ली से जो नज़रिया है, दिल्ली से जब बैठकर जैसा आपको जम्मू कश्मीर नज़र आता है, उस कंटेक्स्ट में, उस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो मनोज सिन्हा साहब को और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पिछले 1.5-2 महीने की जो एक्सरसाइज थी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन जो करवाए हैं, उनमें उनको कामयाबी मिली है। एक तो ये कि पीसफुल तरीके से इलेक्शंस हुए, कोई मिलिटेंट वायलेंस इस किस्म की कोई बड़ी वारदात नहीं आई। इलेक्टोरल वायलेंस जो है वो ज़रूर हुआ है, लेकिन इलेक्टोरल वायलेंस जब होता है तो माना जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो अपनी जड़ें काफ़ी पकड़ रही है, कि जो सियासत है वो इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है कि लोग अपनी स्पेस के लिए इस तरह से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इसको अगर आप उसके कंपैरिजन में देखें कि इलेक्शंस हो रहे हैं और इंतखाबात में लोगों की दिलचस्पी ही नहीं है, वो डेमोक्रेसी का फेलियर है, ये डेमोक्रेसी की कामयाबी है। टर्न आउट के एतबार से अगर देखा जाए तो पिछले 25-30 साल में जो इंतखाबात हुए हैं उनमें से बहुत अच्छी टर्नआउट, सबसे ज़्यादा तो नहीं है, वो डिस्प्यूटेड है। 2 इलेक्शन बीच में ऐसे हुए हैं जिसमें इनसे भी बेहतर टर्नआउट हुई है, तो लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता है कि 30 साल की सबसे बेहतरीन टर्नआउट है। आप टर्नआउट का जब देखते हैं तो असल में आपका फोकस, आपके जो चीज़ आप गिन रहे होते हैं वो कश्मीर वैली में आप गिन रहे होते हैं कि वहाँ पे वोटर टर्नआउट कितनी है, कितने लोगों ने कितनी तादाद में आकर इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया। जम्मू सूबा में तो किसी भी सूरत में अगर 42-44 डिग्री टेम्परेचर हो तब भी लोग 70-75-80% तक आकर वोट डालते हैं, और अगर सर्दी हो, सब ज़ीरो टेम्परेचर चल रहा हो कहीं पे, तो तब भी सुबह 7 बजे आकर लाइनों में खड़े होते हैं। यहाँ पे सियासत मुख्तलिफ है। कश्मीर में भी जब टर्नआउट को देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा फोकस होता है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर और जो साउथ कश्मीर के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं कि वहाँ पे लोग कितनी तादाद में आकर वोट डालते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सिंगल डिजिट तक रहा, यानी 10% से नीचे रहा, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पाई गई। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अचीवमेंट है गवर्नर और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके बैकड्रॉप में दिल्ली में होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात, जब से गवर्नर यहाँ पे 5 अगस्त को या 7 अगस्त को जब से उनकी हल्फबर्दारी हुई थी, तब से लेकर इनकी बहुत ज़्यादा मीटिंग्स दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर के साथ या होम मिनिस्टर के साथ नहीं हुई हैं। ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट मीटिंग है। हो क्या रहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, आपको याद होगा कि जब 24 अक्टूबर 2019 को ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हुए थे, हालांकि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, उनमें सब लोगों की शमूलियत नहीं थी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के दिन में लगभग 3 ट्वीट्स थे। उन्होंने कहा कि देखिए डेमोक्रेसी किस तरह से जड़ें पकड़ रही है। और उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन, यानी जो पंचायती राज का ही सारा सिस्टम है, इसमें मरकज़ की काफ़ी तवज्जो रही है। यहाँ पे नाराज़गी बहुत ज़्यादा कि आपने चलती हुई गवर्नमेंट को गिरा दिया, फिर उसके बाद असेंबली को डिसमिस कर दिया, और उसके बाद इतना लंबा वक्त हो गया, अब 2 साल हो गए हैं कि लेजिस्लेचर नहीं है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। तो लिहाजा ये जो हिंदुस्तान के आइन का जो वादा है हिंदुस्तान के लोगों के साथ कि आपका जमहूरी निज़ाम में, आपका फैसला साजी में, आपका आइन साजी में आपकी शमूलियत रहेगी, आप पार्टिसिपेंट रहेंगे डेमोक्रेसी में, उस किस्म का आपका डिसीजन मेकिंग में एक्सेस रहेगा, तो लोग कहते हैं आपने 2 साल से यहाँ पे लेजिस्लेचर ही नहीं है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही नहीं है। तो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, वो कहती है 4 इलेक्शंस करवा दिए, डेमोक्रेसी इतनी दे दी है जम्मू कश्मीर को। म्यूनसिपल इलेक्शंस हुए, उसके बाद पंचायत इलेक्शन हुए, उसके बाद ये लोकसभा के इलेक्शन पिछले साल हो गए, उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के, और अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के डायरेक्ट इलेक्शंस हो गए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेसी होगी, लेकिन जो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस हैं वो सस्पेंडेड पड़े हुए हैं। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस होने के बाद अब क्या होगा कि
इनके डिस्ट्रिक्ट डीडीसी के चेयरपर्सन्स इलेक्ट किए जाएंगे और वो 21 दिन का वक्त होता है, 2 दिन उसमें गुजर गए ओथ के बाद, और 19 दिन के अंदर अंदर ये चेयरपर्सन्स चुने जाएंगे। जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कल भी महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा कि हमारी 2 ख़वातीन इलेक्टेड मेंबर्स को लेकर कहीं जाया जा रहा है और बता रहे हैं कि इनका सिक्योरिटी थ्रेट है इनको और इनको महफूज जगह पर ले जाया जा रहा है। अपनी पार्टी के जो सरबराह हैं अल्ताफ़ बुखारी, 280 में से सिर्फ 12 सीटें उन्होंने हासिल की हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, लेकिन उन्होंने बयान दिया है, दावा किया है कि 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स वो बनाएंगे। तो वो उसमें जाहिर सी बात है कि वो कैसे बनाएंगे, क्या लोगों को अख्तियारात दिए जाएं। उमर अब्दुल्ला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पोचिंग हो रही है, हमारे लोगों को ले जाया जा रहा है। जहाँ तक इंतखाबात का सवाल है, उसमें अगर आप पूरे कश्मीर में और जम्मू में आप हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप अंदाज़ा लगाएं, कहीं से इस किस्म की कोई शिकायत नहीं आती। ये बहुत लंबे वक्त के बाद ऐसा है कि इस किस्म की कोई शिकायत नहीं आती कि हुकूमत या हुकूमत के किसी ऑर्गन की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर या किसी भी ऐसे सिस्टम के ऊपर दबाव हो कि वोटिंग पैटर्न को या वोटिंग प्रोसेस को किसी पर्टिकुलर तरीके पे टिल्ट किया जाए। हाँ कि लोकल लेवल के ऊपर लोगों ने बड़ी कोशिश की होगी, कहीं पे बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें आ रही हैं, कहीं पे फर्जी वोट डालने की शिकायतें आ रही हैं, ये होती हैं। तो लेकिन सरकार की तरफ से इस किस्म का कोई अंदेशा नहीं आया। दिल्ली में आज की मीटिंग मेरे ख्याल से ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कैसे इंश्योर किया जा सकता है, ऐसी तवक्कात करनी चाहिए यहाँ से कि जिन लोगों के लिए लोगों ने वोट डाले हैं वही आपस में बैठकर अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स भी बना लें। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब ये यहाँ तक का एक प्रोजेक्ट है जो 5 अगस्त के बैकड्रॉप में हो रहा था कि आप लोकल बॉडीज़ के ज़रिए, आप बुनियादी इकाइयों के ज़रिए लोगों को एम्पावर करें और लेजिस्लेचर वगैरह को और स्टेट को आप तब तक बहाल ना करें जब तक आप जो तब्दीली यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं वो तब्दीली ना अचीव हो जाए। लिहाजा इन इलेक्शंस के इस फेज़ के ख़त्म होने के बाद दिल्ली में ये मीटिंग बहुत सिग्निफिकेंस की है। अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आती है वो है ये कि असेंबली इलेक्शंस कब करवाए जाएँ। 2 चीज़ें हैं उसमें। गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि असेंबली इलेक्शंस करवाए जाएंगे जल्द, लेकिन उससे पहले डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है। मार्च के महीने में, मार्च 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन नोटिफिकेशन के ज़रिए वजूद में आ गया था, लेकिन कोविड की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से उसके ऊपर कोई एक्सरसाइज नहीं हुई। डाटा कलेक्शन जहाँ तक हो सकती है, स्पेशल एनालिसिस जहाँ तक हो सकता है वो हुआ होगा, लेकिन इलाका जात में आकर दौरा करके पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, लोगों के साथ कंसल्टेशन का प्रोसेस है, उसकी अभी तक कोई तारीख नहीं है। इस सिलसिला में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुलाकात है लोकसभा के स्पीकर के साथ, क्योंकि लेजिस्लेचर इस वक्त नहीं है और जो मेंबर्स को ऑप्ट किए हुए हैं डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने कमीशन में, वो लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर हैं। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं जो उनको को ऑप्ट किया हुआ है डिलिमिटेशन कमीशन ने। तो उस सिलसिला में लोकसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं स्पीकर ओम बिरला साहब, उनके साथ मनोज सिन्हा साहब की मुलाकात हुई। अगर डिलिमिटेशन कमीशन अभी से अपना कामकाज, अभी कोविड की बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन कई तर्ज के अभी भी हैं, लेकिन फिर भी अगर कामकाज करना शुरू कर दें, तो अगर हम पहली बार जब लास्ट टाइम जब डिलिमिटेशन हुई थी तो तब उन्होंने 2.5 साल लगाए थे। अभी 9 महीने हो गए हैं लेकिन कोई काम नहीं हुआ। अगर वो काम करना शुरू करते हैं तो साल भर के अंदर कुछ डिलिमिटेशन का खाका जो है वो सामने आना शुरू हो सकता है। जम्मू से और जम्मू के जो अजला हैं जैसे उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ वगैरह, इनके सेंटिमेंट्स की पासबानी करने वाले जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या पॉलिटिकल पावर्स हैं, उनका ये कहना है, उनकी ये तजवीज़ है कि डिलिमिटेशन कमीशन में वो इस तरह से प्रपोज करते हैं, अपनी तरफ से अपील करते हैं कि 2021 के सेंसस के अदाद शुमार को इंक्लूड करके ही डिलिमिटेशन की जाए, तभी जाकर 5 अगस्त की जो तब्दीलियां हैं उनके असरात का कोई फ़ायदा जम्मू में हो पाएगा। वरना क्या है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जम्मू कश्मीर का 2019 का, वो ये कहता है कि 7 असेंबली सीट्स मज़ीद दी जाएंगी। 83 हो जाती हैं, 7 करके 90 हो जाएंगी फंक्शनल जो होंगी, जो
सरहद के उस पार के लोगों के लिए रिजर्व हैं, उनको रहने दीजिए, फंक्शनल 90 हो जाएंगी। और उन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है, उसके बारे में मैं पहले 2-3 बार बात कर चुका हुआ हूँ। उस फार्मूला को अगर अप्लाई करते हैं आप, तो जम्मू सूबा को कुछ ज़्यादा गेंस नहीं होते। 7 में से 4 सीट्स फिर भी कश्मीर को चली जाती हैं पॉपुलेशन के एतबार से, और जम्मू को 3 सीट्स मिलती हैं, वो भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट को मिल जाती है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट को मिल जाती है। और उस फार्मूला के मुताबिक अगर आप कहते हैं तो आधी सीट की यानी पॉसिबिलिटी 50-50 पॉसिबिलिटी पुंछ को मिलती है और जम्मू प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट को मिलती है। तो लिहाजा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू है कि डिलिमिटेशन कमीशन का आगे जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, और उसी के बेसिस के ऊपर पता चल पाएगा कि क्या असेंबली इंतखाबात इस साल हो सकते हैं या इस साल भी नहीं होंगे, अगले साल होंगे या उससे भी अगले साल होंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसको जितनी आसानी के साथ मौजूद प्रेजेंट किया जा रहा है कि अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हो गए और साथ ही में असेंबली के इलेक्शंस हो जाएंगे एज ए टेस्ट केस, ये शायद उतना आसान नहीं है। आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2020 को जब उस वक्त के कायम मकाम लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, उनको अचानक से रिकॉल कर लिया गया था और उनकी जगह मनोज सिन्हा साहब को नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया। तो बाद में जब कुछ चीज़ें आई सामने कि ऐसी क्या वजह हुई जो अचानक उनको बुला लिया गया, बाद में उनको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी पोस्ट जो है बड़ी पोस्टों से जो नीचे ऐसी है नहीं है जो जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर या किसी भी जो पोजीशन में हो, उससे बेहतर तो क्या ही होगी, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बड़ी पोस्ट है। जब बाद में देख रहे थे कि क्या मामला हुआ कि ऐसा अचानक क्यों हुआ, तो ये भी एक वजह बताई जा रही थी कि इन्होंने बयान दिया था, एक इंटरव्यू दिया था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को। इन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन बेशक होती रहे और ये इलेक्शन हम पहले भी करवा सकते हैं। इसका सख्त नोटिस लिया था डिलिमिटेशन कमीशन ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिर बाकायदा तौर के ऊपर स्टेटमेंट जारी करके इसकी तरदीद की थी कि सिवाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोई और अथॉरिटी ये अंदेशा नहीं दे सकती, ये टाइमलाइन नहीं सेट कर सकती कि पॉलिटिकल सियासी तौर पर हमें सूट करता है कि इलेक्शन अप्रैल में हो जाएंगे या मई में हो जाएंगे। ऐसा नहीं किया जा सकता। जब हम सेटिस्फाइड होंगे डिलिमिटेशन कमीशन के साथ बात करके, हम तभी बताएंगे कि इलेक्शन कब होंगे। ये तो रहा मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो दिल्ली में आज दौरा है और पॉसिबली क्या डिस्कशंस वहाँ पे हैं कि डीडीसी इलेक्शंस के बाद अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अगले 6 महीने साल का क्या पॉलिटिकल आउटलुक बनाई जाए जम्मू कश्मीर के लिए, उसके बारे में बात हो रही होगी। दूसरी बात मैं कर रहा था कि नागालैंड में को डिस्टर्ब्ड एरिया करार दिया गया मज़ीद 6 महीने के लिए अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। है तो नागालैंड यहाँ से, जहाँ से बैठकर मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से नागालैंड की राजधानी कोई लगभग 2800-2900 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है। हमें क्या फ़र्क पड़ता है वहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया हो या ना हो, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। वजह ये है, 2 मुझे रीज़न्स नज़र आए कि क्यों इसके बारे में बात कर लूँ। एक ये कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, अपने आप में ये एक सब कॉन्टिनेंट जितना एक पूरा मुल्क है, और न कहाँ नागालैंड है, कहाँ कश्मीर है, जम्मू है, और आप साउथ में चले जाएं पता ही नहीं चलता कि भी आप लोगों के साथ मुलाकात करें, ज़ुबानें, वेशभूषा, खाना पीना इतना मुख्तलिफ है कि पता भी नहीं चलता कि ये भी हमारे ही हिंदुस्तान में रहते हैं। तो नागालैंड हिंदुस्तान के अंदर ही है, वहीं पे डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में डिस्टर्ब एरिया को मज़ीद एक्सटेंड किया गया, और वजारत दाखिला ने स्टेटमेंट दी कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं वहाँ पे 6 महीने के लिए मज़ीद डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लगाना ज़रूरी है, इसलिए इसके बारे में बात करना ज़रूरी समझा मैंने। दूसरी बात यह है कि नागालैंड के जो हालात हैं, वाक़यात हैं, वहाँ की जो कुछ सफ़र है, वो मोर और लेस अगर आप वो पूरा पढ़ें, उसको देखें नज़र घुमा के, तो वो जम्मू कश्मीर जैसा आपको नज़र आएगा। ऐसी कुछ कंडीशंस वहाँ पे, यहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, वहाँ पे उस तरह से नहीं हो पाई। आज का जो मोस्ट लेटेस्ट जो नागालैंड और मरकज़ के बीच में नागालैंड के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जिसको बोलते हैं नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN, IM यानी इसाक और मोइवा, ये 2 लीडर इस फैक्शन के थे। इसाक की मौत होगी 2015 में और मोइवा अभी हैं, लेकिन फैक्शन का नाम अभी भी IM है। ये कहते हैं, इनकी डिमांड पहले तो बहुत बड़ी थी, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये कहते हैं कि नागालैंड का अपना कॉन्स्टिट्यूशन और अपना झंडा होना चाहिए।
ये इनकी डिमांड है मरकज़ के साथ। अभी कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले मरकज़ ने एक और रियासत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन और झंडा जो है वो हटाया है, ये मांग रहे हैं। मामला ये है कि नागालैंड का जो इशू है ये बहुत पुराना है, ये 1930s को जाता है, जब हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी तो इनकी नेगोशिएशन आपस में शुरू हुई। 1930s में भी इंसर्जेंसी हुई, 1940s में भी इंसर्जेंसी हुई। फिर 1946 में जो ब्रिटिश इंडिया सिस्टम होता था उसमें जो गवर्नर थे नागालैंड के सैयद अकबर हैदरी या कुछ इस किस्म का उनका नाम था, उनका एक जो नागालैंड की लीडरशिप थी उनके साथ एक मायदा हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ जिसको 9 पॉइंट एग्रीमेंट कहते थे। और उस 9 पॉइंट एग्रीमेंट में जो नागालैंड का जो इंटरनल सिस्टम है उनको कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स वो सारी उनको दे दी कि आप लेजिस्लेट अपने मामलों में कर सकते हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह लागू हुआ अपना कि आप अपना लेजिस्लेशन कर सकते हैं सारे मामलों के ऊपर, वो हुआ। उसमें एग्रीमेंट में ये चीज़ लिखी थी कि 10 साल के बाद इस एग्रीमेंट को रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा, दोनों तरफ अपनी चीज़ें देख लेंगी। 10 साल जब पूरे हुए यानी 1956 जब आया तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेहरूवियन पॉलिसी थी उन्होंने नागालैंड को पूरी तरह से जो है वो एसिमिलेट, इंटीग्रेट कर दिया इंडियन यूनियन के साथ। अब उस एग्रीमेंट की परसेप्शन है वो डिफरेंट है। जो नागा ग्रुप्स हैं वो ये कहते हैं कि 10 साल के बाद हमें फारग होना था असल में, लेकिन आपने इसको उल्टे तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। फिर ये इंसर्जेंसी शुरू हुई, ये काफ़ी लंबे वक्त तक चली, बहुत जानी माली नुकसान हुआ। 1975 में आपको याद होगा कि 1974 में बातचीत शुरू हुई थी इंदिरा शेख एग्रीमेंट की, और 1975 में वो एग्रीमेंट तकमील पाया गया। और 1975 की जनवरी में या फरवरी में, यही सर्दियों का वक्त था, जब शेख अब्दुल्ला वापस आए और वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने। कांग्रेस की यहाँ पे गवर्नमेंट थी, उनको स्टेप डाउन करने के लिए बोला तो वो चीफ मिनिस्टर बने। तो उस वक्त 1975 में ये बात हिंदुस्तान में मानी जा रही थी, तस्लीम की जा रही थी, एक्सेप्ट की जा रही थी कि क्योंकि अब शेख अब्दुल्ला मेन स्ट्रीम में वापस आ गए हैं, वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, अब जो मसला कश्मीर है वो अब हमेशा हमेशा के लिए सेटल हो गया। ये 75 की बात है, आज हम 2020 में बात कर रहे हैं। आज एक जो डायनामिक एक पूरी आउटलुक ही मुख्तलिफ है। उसी साल शिलोंग एग्रीमेंट भी हुआ था। जो इंदिरा शेख एग्रीमेंट जिस साल हुआ था उसी साल शिलोंग एग्रीमेंट भी हुआ था। और शिलोंग एग्रीमेंट में भी ये तय पाया गया था कि जो नागालैंड और यूनियन ऑफ इंडिया के दरमियान जो मामला है वो हमेशा हमेशा के लिए सेटल हो गया। और जो नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, जो गुरिल्लाज थे, जो लड़ते थे, जिनको यहाँ पे मिलिटेंट भी बोलते हैं, टेररिस्ट भी बोलते हैं, और जो उस नज़रिया के साथ रहते हैं वो उनको मुजाहिद भी बोलते हैं। इसी तरह से वहाँ पे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करने के बाद उन सबको BSF में उनकी भर्ती कर दी गई। तो मामला एक तरीके से सेटल हो गया। लेकिन बीच में से 2 लीडर ऐसे थे जो नागा कौंसिल के, इसाक और मुइवा, इन्होंने डिफेक्ट कर दिया। ये कहते हैं कि हम इस मुआहदा को, इस एग्रीमेंट को हम नहीं मानते। फिर दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने रीबिल्ड किया। इनके पास सिर्फ 150 लोगों का कार्डर था। कुछ ही महीनों के अंदर या चंद सालों के अंदर, 2-3 सालों के अंदर इन्होंने कार्डर को दोबारा रीबिल्ड करके 3000 तक ले गए। अब था क्या कि इन्हीं के जो पुराने साथी अब BSF में भर्ती हो गए हुए थे, और उन्हीं के साथी अब इनके साथ गुरिल्ला ग्रुप्स में भी थे। अब ये नागा ही एक दूसरे को मार रहे थे। नुकसान BSF का भी हुआ और नुकसान नागा ग्रुप्स का भी हुआ। 80s के डेकेड में भी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। फिर 1998 में, 1998 में जो एक डायलॉग है या प्रोसेस है किसी भी चीज़ का, वो दोबारा इन्होंने रिन्यू किया। पहले बीच में लंबे वक्त तक ब्रेकडाउन हो गया तो वो दोबारा रिन्यू किया। 80 राउंड्स डायलॉग के हुए। यानी एक डायलॉग एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको ब्रेक डाउन नहीं होने देना चाहिए, कामयाबी हो या ना हो बात चलती रहनी चाहिए। 80 बार मुलाकातें, डायलॉग हुए प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा के साथ और नरसिम्हा राव के साथ, और 3 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, तीसरा का मुझे याद नहीं आ रहा, 3 वाजपेयी साहब के साथ, 3 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ इनकी हमेशा कंडीशन रहती थी। जो इसाक और मुइवा ग्रुप है, इनकी हमेशा कंडीशन रहती थी कि बातचीत जब भी होगी मुल्क से बाहर होगी। तो इन 3 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ इनकी मुल्क के बाहर भी डायलॉग होता रहा, बात होती रही। 1998 से लेकर 2015 तक 18 साल लगाकर 80 राउंड्स ऑफ डायलॉग के करने के बाद फाइनली ये सहरा भी जो है वो मोदी साहब को गया कि उनकी मौजूदगी में अगस्त 2015 में
एक फाइनल एग्रीमेंट हुआ। उस वक्त मामला ये हो गया था कि इसाक मोइवा ग्रुप के जो 2 लीडर थे, इसाक जो थे वो बीमार हो गए बहुत ज़्यादा, उनको दिल्ली लाया गया इलाज के लिए, वो अस्पताल में थे। तो मोइवा ने एग्रीमेंट किया। एन रवि सेंटर के इंटरलोक्यूटर थे जो बात करते थे नागालैंड पीस प्रोसेस के ऊपर, आजकल वो गवर्नर हैं नागालैंड के। उन्होंने एग्रीमेंट किया और उसको फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, FA के नाम से जाना जाता है। लेकिन फॉर मिस्टीरियस रीजंस 5 साल तक वो एग्रीमेंट जो है उसको कभी पब्लिकली शाया नहीं किया गया, उसको अवाम के सामने रखा नहीं गया। लेकिन पीस प्रोसेस इनिशिएट हो गया, काफ़ी हद तक वहाँ पे शांति हो गई। कुछ महीने पहले जब उस एग्रीमेंट को सामने लाया गया, उस एग्रीमेंट के जो कंटूर्स हैं, उसके जो कंटेंट्स हैं, उसको सामने लाया गया, तो उसमें मोइवा के मुताबिक एक सेंटेंस में जो वो इल्ज़ाम देते हैं गवर्नर रवि के ऊपर कि इन्होंने एक सेंटेंस में न्यू लफ्ज़ जो है वो उसके साथ छेड़छाड़ करके, एक लफ्ज़ के साथ छेड़छाड़ करके इन्होंने जो इसका एग्रीमेंट का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट था वही तब्दील कर दिया। तो लिहाजा अब एग्रीमेंट मंजूर नहीं है। अब इन्होंने दोबारा मांग रखी है मरकज़ के आगे कि हमारे साथ इमीडिएटली, अभी 2 ग्रुप्स हैं, एक खपलांग ग्रुप है और एक इसाक एंड मोइवा ग्रुप है। इन्होंने कहा कि हमारे साथ बातचीत जो है वो दोबारा से अर्जेंट बेसिस के ऊपर रिज्यूम की जाए, और वही कंडीशन इन्होंने दी है कि अब हाईएस्ट लेवल के ऊपर हो, यानी प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर हो। रवि के साथ अब हम गवर्नर रवि के साथ अब हम बात नहीं करेंगे। बात होगी जब भी अब प्राइम मिनिस्टर के साथ होगी, और होगी किसी बाहर के मुल्क में, हिंदुस्तान में बात नहीं होगी। पता नहीं शायद इनको अंदाज़ा है कि नहीं, मोदी साहब तो नरसिम्हा राव साहब से, देवेगौड़ा साहब से और वाजपेयी साहब से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। तो ये डिमांड चली रही थी, तो अब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के अंडर डिस्टर्ब एरिया एक्ट मज़ीद 6 महीने के लिए लागू कर दिया गया है। आने वाले दिनों में देखते हैं नए साल में कि क्या डेवलपमेंट, क्या पीस प्रोसेस अचीव कर सकता है नागालैंड में। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।